हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी तक जो पहले दो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन दो चैप्टर्स में हर जगह हमने चार्ज को रेस्ट पे कंसीडर किया है और रेस्ट पे कंसीडर करके हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है। तो आपने देखा था कि अगर द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो कि हमने पहले दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में स्टार्ट किया था, पढ़ा है। अब हम लोग चार्जेस को रेस्ट पे नहीं रखेंगे। अब उसी चार्ज को जिसे हमने पहले दो चैप्टर्स में रेस्ट पे रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, अब हम उसी चार्ज को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे तो देखा गया कि चार्जेस जब किसी भी एक कंडक्टर में या किसी भी एक क्लोज्ड सिस्टम में जब चार्जेस मूव करते हैं, और चार्जेस कंडक्टर में मूव करते हैं, सेमीकंडक्टर में मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर की बात तो हम लोग खैर आगे चैप्टर में करेंगे, लेकिन जब भी चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं, तब वो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, और जो स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तब वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन चार्जेस फ्लो इन अ कंडक्टर, क्या होता है? व्हेन चार्जेस फ्लो इन अ कंडक्टर, it produces electric current। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमें इस चैप्टर में डील करना, हमें हर जगह थ्रू आउट इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करना है। तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में आता है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना बच्चों? कि इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार है क्या? जैसे याद करिए, जब हमें फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना था, तो हमने पहले उनको डिफाइन किया था, समझा था वो क्या है। चैप्टर नंबर 2 में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करना था, तो हमने पहले डिफाइन किया था बकायदा कि वो होते क्या है। उसी तरीके से इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए कोई भी एक कंडक्टर, वैसे तो मटेरियल को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो इंसुलेटर हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं पार्शियली, लेकिन उसे हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, एक अलग से चैप्टर है उसके बारे में। बेसिकली हमें कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए कंडक्टर्स में जब चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस जब फ्लो करते हैं, और कंडक्टर में बेसिकली कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, कंडक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तब ये कितनी रफ्तार से मूव कर रहे हैं। ठीक है, चार्जेस का फ्लो का जो रेट है, जो रफ्तार है, वो क्या है, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। एक कंडक्टर सपोज कर ले मेरे पास है इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में सपोज करिए कि एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तब कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन, देखिए यहां पर ऐसे एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना, हमने बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया लिए। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो कि इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन के थ्रू, एक क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, आप यहां पर बैठ जाइए, ठीक है। आप यहां पर बैठ जाइए और आपका काम क्या है, आपको मैंने एक मशीन दे रखा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए इसको कि आपको मैंने एक मशीन दे रखा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, बस समझने के लिए हम लोग इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री है मूव करने के लिए। क्या पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं? ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। उसको हमें बेसिकली नहीं पढ़ना है, एक आधा जगह पढ़ना है, उसको हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे। जनरली हमें सॉलिड कंडक्टर पढ़ना, और सॉलिड कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पर आयंस के तौर पे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं ये सारे फ्लो कर रहे होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन हल्का सा टिल्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा हो, कोई नीचे की तरफ जा रहा होगा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, आप इमेजिन कीजिए कि जो क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया है, हमें करंट पता करने के लिए इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हर एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये जानना जरूरी, या किसी भी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितने चार्जेस पास कर रहे हैं ये जानना जरूरी। तो मैंने कहा कि आप इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाकर बैठ जाएं और सपोज कर लें कि आपके पास एक मशीन है जो कि कैलकुलेट करता है कि हर एक सेकंड में कितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन से पास हुए, नेट चार्जेस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बैठकर आपने वो मशीन यूज कर रखा है और आप देख रहे हैं कितने चार्जेस जो है पास कर रहा है। लेट अस से कि dt टाइम आपको दिया गया, dt टाइम में आपने चेक किया, आपने देखा dt टाइम में dq अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस, dq अमाउंट ऑफ चार्जेस जो इस क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं। सपोज करो कि 10 चार्जेस इधर से इधर आएंगे, इधर से, और 10 चार्जेस इधर से इधर, तो नेट जीरो हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट हमें निकालना, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपने कैलकुलेट किया, आपने मेजर किया उस मशीन से कि dt इंटरवल ऑफ टाइम में dq अमाउंट ऑफ चार्ज नेट इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट I को हम लोग कहेंगे एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ flow of charge through a cross section, through a cross section of conductor। किसी भी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर चार्जेस गुजर रहे हैं तो उनका रेट क्या है फ्लो का, किस रेट के साथ वो बह रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसे हम लोग कैपिटल I सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपका दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, अब मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। एक होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट यानी I बार। तो सपोज करो कि अगर आप डेल्टा टी टाइम तक के लिए ऑब्जर्व करते हैं चार्जेस के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और इस डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस नेट इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास करते हैं, तो उस केस में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करें। तो देखिए कितने चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में, ये इसका इलेक्ट्रिक करंट होता है। और चूंकि टाइम इंटरवल दो फाइनाइट टाइम के बीच में आपने देखा है कितने चार्जेस पास कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा है। ये हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, वहीं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक करंट या करंट भी कहते हैं, ये आपका होगा इक्वल्स टू द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट अंडर द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यानी कि
आपने देखा डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन डेल्टा टी टाइम आपका बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि आप इस डेल्टा टी को dt कह रहे हैं। तो उस केस में डेल्टा टी अंडर द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका dt होगा। और इतने छोटे से टाइम इंटरवल में, जितना कम टाइम इंटरवल के लिए आप देखेंगे उतने ही कम अमाउंट ऑफ चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dq। ठीक है, यानी कि एवरेज करंट आपका हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट आपका हो गया dq बाई dt। जो करंट है इसका जो SI यूनिट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? SI यूनिट करंट का देखिए डेल्टा क्यू यानी चार्ज का होता है कूलम, और नीचे टाइम है कूलम पर सेकंड, जिसे हम लोग एम्पियर भी कहते हैं, कैपिटल A सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप एक चीज समझिए कि जो चार्ज है या जो करंट है, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी। इसके पीछे का रीजन भी हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज करें कि ये 4 एम्पियर का करंट यहां पर आ रहा है और ये 3 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है, और ये दोनों 90 डिग्री पे है टिल्टेड। तो इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करना चाहिए? एक 4 एम्पियर करंट, एक 3 एम्पियर करंट, दोनों यहां पर मिलकर कितना करंट हमारा फ्लो करना चाहिए? तो अगर वेक्टर लॉ को करंट अगर सेटिस्फाई करेगा तब तो ये 90 डिग्री एंगल पर है, तब 4 और 5 का रिजल्टेंट 5 होता है, सॉरी 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 होता है। लेकिन हकीकत में यहां पर 7 एम्पियर करंट जो आपका फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन समझिए कि ये 4 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर, दोनों यहां पर मिलकर और जुड़ जा रहे हैं। और किस तरीके से जुड़ रहे हैं? बिना डायरेक्शन के स्केलरली ऐड हो रहे हैं, तभी तो 3 + 4 7 एम्पियर हो गया। तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बात मेरी? तो चलिए बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम लोग एक आधा छोटा छोटा सवाल जो है वो देखते हैं इसके ऊपर। चलिए नोट कर लें। अच्छा बच्चों देखिए, हमने करंट को लिखा है I = dq बाई dt। ठीक है, यानी कि करंट हमारा क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करें कि अगर आप 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू 5 चार्ज फ्लो कराते हैं, ठीक है, 5 कूलम चार्ज फ्लो कराते हैं, नॉट 5 चार्ज, ये dq है अमाउंट ऑफ चार्ज। 5 कूलम चार्ज अगर पास कराते हैं तो 5/1 5 कूलम करंट होगा। और वही अगर 1 सेकंड में आप 0.1 कूलम चार्ज पास कराएंगे तो 0.1/1 यानी 0.1 एम्पियर। तो रेट इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड में 5 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, काफी ज्यादा रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, और 1 सेकंड में 0.1 कूलम यानी कम रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है कंपैरेटिवली। तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को आप समझिएगा। अच्छा, अगर सपोज करें यहां से मुझे अगर चार्ज निकालना, तो dq हमारा क्या हो जाएगा? I × dt होना चाहिए। और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा जो चार्ज है वो क्या निकल कर आएगा? इंटीग्रल ऑफ I × dt। ठीक है, तो एक तो ये मेरे पास करंट के लिए फॉर्मूला है, और एक Q का मेरे पास फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल ऑफ I × dt। अब एक चीज पे हम लोग और बात करेंगे, एक चीज पे बात करेंगे कि ये जो चार्ज हमारा है Q, इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से करंट के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं करंट को I = चार्ज पर यूनिट टाइम, लिख सकते हैं ना। dq और dt की जगह मैंने सिंपली q और t लिखा है। अब इसको जरा समझिए, यहां पर जो चार्ज q है, ये q क्या है? q आपका है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। q क्या है? टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट जो आप कहना चाहें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब कैसे पता चलेगा चार्ज कितना है? आप समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर फ्लो क्या कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है या फिर चार्ज कैरियर है?
तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज को अपने साथ लेकर और चलता है, उसे कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे चार्ज कैरियर्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और इसे हम लोग ई कहते हैं। क्या कहते हैं? ई। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर हो तो कितना चार्ज कैरी करेंगे? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितने चार्जेस कैरी करेंगे? 3e। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितना चार्ज कैरी करेंगे? n इंटू ई। तो ये जो q की बात हो रही है, अगर किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू n नंबर ऑफ चार्जेस नेट फ्लो करते हैं t टाइम में, तो जो चार्ज हमारा q है वो ne के बराबर होगा ना। तो यानी कि इस फॉर्मूले को हम लोग I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को n इंटू ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, जहां n टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है जो कि एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं, और e हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये है, और t वो टाइम है जिसके लिए आप देख रहे हैं कि चार्ज उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहा है। अब देखो, सपोज करो कि ये जो चार्ज आपको दिया हुआ है q, ठीक है, कैपिटल Q कह लें या स्मॉल q कह लें, अगर चार्ज आपको दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको दिया हुआ है 3t² प्लस 2t माइनस 5, आपसे कहते कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसको जरा आप लोग समझिए कि करंट का फॉर्मूला जो है बच्चों, ये हमारा होता है dq/dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ q की जगह 3t² प्लस 2t माइनस 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये भी कह रहा है करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आ जाएगा? 60 प्लस 2। अब इसमें अगर t की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां से करंट हमारा कितना निकल रहा है? 6 2 12 प्लस 2 14 एम्पियर। बात खत्म। अब उसी तरीके से अगर आपको करंट दे दिया जाए कि करंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका है 2t प्लस 3। आपसे कह रहा है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि फ्लो कर रहे हैं t इज इक्वल टू इन 2 सेकेंड्स, यानी 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्ज हमारा क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ I dt। ठीक है, ये I आपका हो जाएगा 2t प्लस 3, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dt से। तो ये चार्ज Q हमारा कितना हो जाएगा? t² प्लस 3t। इंटीग्रेशन आपको आता है, लेकिन इसका लिमिट क्या होना चाहिए? कह रहा है इन 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड नहीं कह रहा है, इन 2 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड से लेकर और 2 सेकेंड की बात हो रही है। तो 0 से 2 लिमिट पुट कर दीजिए। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 0, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं? 4 प्लस 6 10 कूलम चार्ज। और याद करिए, आपने 10th में सीखा था कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो एक कूलम चार्ज में। 10 कूलम चार्ज में 62.5 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अगर Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 7t⁴ माइनस 6t³ प्लस 2t² माइनस 7, ये चार्ज आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है कि फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आपको करंट फाइंड करना है। एक ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, और एक ये क्वेश्चन है कि करंट आपको गिवन है 3t² प्लस 2t प्लस 7। ठीक है, यू हैव टू फाइंड करंट
between t is equals to 2 सेकेंड to t is equals to 5 सेकेंड। अब यहां पर ऐसे एट 2 सेकेंड कहा तो हमने इनिशियल टाइम को 0 ले लिया था, फाइनल टाइम को 2। यहां पर जो लिमिट है तो 0 से 2 हुआ। यहां पर आपको पहले से लिमिट दे रखा है 2 से 5, तो यहां लिमिट 2 से लेकर 5 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे आप। चलिए बच्चों करें इसको। चलिए एक सवाल है, ये सवाल कह रहे हैं कि 10 raised to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर, ये नंबर दे रखा है n, 10 raised to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम A to B। ठीक है, 10 raised to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करंट, एक तो करंट फाइंड करना है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये बहुत टाइम पास सवाल है, इसको जरा देखते हैं हम लोग, बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे। देखिए जो करंट हमारा है उसका फॉर्मूला आपने लिखा था चार्ज पर यूनिट टाइम, लिखा था ना, और चार्ज आपका होता है इक्वल्स टू n इंटू ई, तो Ne अपॉन टी होता है। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या फिर Ne अपॉन टी। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? 10 रेज टू द पावर 20 क्या है, n आपको गिवन है 10 रेज टू द पावर 20। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कि आपको पता है कि इट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, और टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड। टुच्चा सवाल है। ठीक है, I हमारा होता है इक्वल्स टू Ne अपॉन टी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 20 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 अपॉन t की जगह 1। 10 रेज टू 20 और 10 रेज टू माइनस 19 हो जाएगा 10 इंटू 1.6 यानी 16 अपॉन 1 16 एम्पियर का करंट जो है बच्चों वो आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उसी तरीके से एक दूसरा सवाल भी हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि अगर करंट 300 मिली एम्पियर, कितना करंट है, 300 मिली एम्पियर का करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं किसी लैंप के थ्रू, ठीक है, किसी लैंप के थ्रू फ्लो करा रहे हैं 300 मिली एम्पियर करंट, तो 5 सेकेंड के टाइम में, कितने टाइम में, 5 सेकेंड के टाइम में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। करंट आपको दिया, कह रहा है कि 300 मिली एम्पियर 300 मिली एम्पियर करंट हम लोग किसी भी एक लैंप के थ्रू फ्लो करा रहे हैं 5 सेकेंड में, तो कितने चार्जेस उसके थ्रू, मतलब कितना चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उसके थ्रू फ्लो करेगा। साथ में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, इसको भी जरा देखते हैं। देखिए करंट आपको गिवन है 300 मिली एम्पियर, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड, और आपसे चार्ज पूछ रहा है, तो इन तीनों में एक रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होगा। I कितना है 300, नहीं 300 मिली एम्पियर यानी 300 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 5 हो गया आपका 1500 डिवाइडेड बाई 1000। यहां से जो करंट है आप, सॉरी जो चार्ज है आपका बच्चों, चार्ज निकल कर आ रहा है 1.5। पूछ रहा नंबर ऑफ चार्ज, तो n हमारा क्या होता है, n हमारा होता है, सॉरी n इंटू ई हमारा होता है इक्वल्स टू q, तो n क्या हो जाएगा q अपॉन e। q की वैल्यू कितनी है 1.5 कूलम, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 से, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1.5 यानी 15 अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, और 15 अपॉन 16 करेंगे तो हो जाएगा आपको 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस सवाल में एक चीज रह गया था हमारा,
वो ये था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है करंट का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चार्जेस ए टू बी फ्लो कर रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हकीकत में यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो, करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वही बताता है कि करंट का फ्लो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है। लेकिन हम एक कन्वेंशन मानते हैं, और वो कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर करते हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी करंट का जो फ्लो है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में होता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस यानी पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। कह सकते हैं ना कि पॉजिट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हालांकि फ्लो करता नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं। तो हम इसी डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हमने करंट को शुरुआत में सीखा था हम लोगों ने, उस वक्त यही लगा था साइंटिस्ट को कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। बाद में पता चला कि वो जिस पॉजिटिव चार्ज को सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो हम इसी कन्वेंशनल डायरेक्शन को यानी पॉजिट्रॉन वाले फ्लो के डायरेक्शन को ही हम डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये दो सवाल हैं, इन सवाल को आप नोट कर लीजिए और इसको आप घर पे ट्राई करिएगा आपने। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए एक और सवाल करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 second, flow in 1 second through 120 volt 60 watt इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में 120 वोल्ट 60 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो करते हैं। तो 60 वॉट क्या गिवन है आपको, इस इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर गिवन है, और ये 120 वोल्ट क्या गिवन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो अब ये, हालांकि मेरे को आपको बाद में सवाल कराना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप 10th पढ़कर आए हैं, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R आपने पढ़ रखा है। क्या, चलिए सॉरी, V इज इक्वल टू I इंटू R, P इज इक्वल टू V इंटू I, ये आपने 10th में पढ़ रखा था। पावर जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट या वोल्टेज एंड करंट। तो P अगर हम इसे V इंटू I के बराबर लिखते हैं तो यहां से I क्या हो जाएगा, P अपॉन V। पावर गिवन है आपको 60 और पोटेंशियल गिवन है 120, यानी कि करंट आपका कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, करंट आपको गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम आपको 1 सेकेंड गिवन है, n आपसे फाइंड करने को बोल रहा है, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -90। ठीक है बच्चों, तो I आपको गिवन है, T गिवन है, E गिवन है, N पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T। यहां से N क्या हो जाएगा, I इंटू T अपॉन N, ये भी सॉरी अपॉन E, ये भी आप कंप्लीट करें खुद से। इट इज ऑल मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, उसमें आपका ग्रोथ होगा। तो I, T और E पता है, पुट करके बस वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। चलिए इसको भी नोट कर ले बच्चों। या फिर लाइए मैं इसको कर देता हूं, आपको एक सवाल मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको देखिए, I की वैल्यू कितनी है 0.5,
t की वैल्यू है 1 और e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये क्या हो जाएगा बच्चों 5/16 इंटू 10⁻90 है ना। इन दोनों का डेसिमल हट जाएगा और 10⁻19 ऊपर चला गया। 5 से डिवाइड कीजिए आपका हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लें। चलिए एक सवाल है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि 220 वोल्ट 120 वॉट का बल्ब है, इसके थ्रू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल पास कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में। देखिए टाइम आई क्या होता है NE/T, ठीक है। N आपको पता है, E की वैल्यू पता है। अगर I पता चल जाए तो NE/T से आप T निकाल सकते हैं, यहां से आप I निकाल लीजिएगा। पावर जो V इंटू आई होता है, I निकाल कर और उसको फाइंड कर लें। चलिए बच्चों आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, नोट कर लें। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स हमारे टॉपिक का नाम है। यानी हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्लो कर सकते हैं। इसमें दो सिचुएशन हमें पढ़ना है। एक तो है कि उस कंडक्टर को आप एज इट इज रख दें, किसी बैटरी से कनेक्ट ना करें, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना करें, आपने रखा है, ठीक है। ये पहला केस होगा। दूसरा केस होगा कि उस कंडक्टर को आप कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दें। इन दोनों केसेस में करंट का बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करेंगे, इसको हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो अभी पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 हमारा है बच्चों कि व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू, व्हेन कंडक्टर is not connected, when conductor is not connected to battery। कंडक्टर क्या है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो एक तरीके से आप कहिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस केस में कैसे जीरो है इसको समझेंगे अभी। देखिए सपोज करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में पहले हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्टर किस तरीके से, ये कंडक्टर एक आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी इसे हमने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। अच्छा बैटरी का काम क्या होता है, ये 10वीं क्लास में पढ़ा था कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। और बैटरी का काम होता है किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं। अच्छा V और E के बीच में एक रिलेशन आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू V/L, ये भी हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या अभी फिलहाल आपने V आपका जीरो है इसलिए E आपका जीरो है। तो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बहुत सारे पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी जगह पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी जगह पे प्रेजेंट है। क्लियर है बात। ये पॉजिटिव आयंस जो है वो कंडक्टर में फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये बात आप समझिएगा। ये पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। आप चाहे कितना भी इससे टकरा लें, कितना भी फोर्स लगा लें, ये मूव नहीं करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करते हैं। जब आप इस कंडक्टर में कोई बैटरी करंट नहीं करेंगे तब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन आपके रेस्ट पे ही रहेंगे? तो इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। चाहे आप बैटरी लगाएं ना लगाएं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं। लेकिन इनका मूवमेंट किस तरीके का होगा ये समझिएगा जरा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आगे की तरफ मूव करेगा, मूव करके इस आयन से टकराता है। इस आयन से टकराने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोशन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
इस डायरेक्शन में आके फिर ये इस आयन से टकराएगा, इस आयन से टकराने की वजह से अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर ये इस आयन से टकराएगा, इस आयन से टकराने की वजह से अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इस आयन से टकराकर ये वापस से आपका यहां पहुंचता है। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद अब इसका डायरेक्शन फिर यहां बदलता है, यहां पहुंचता है, फिर ये टकराने के बाद यहां पहुंचता है और फिर ये वापस यहां पहुंच जाता है। ये मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहा हूं। जब कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तब वो आयंस के साथ टकराएंगे भी, और जब ये आयंस के साथ टकराएंगे तो टकराने की वजह से इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर किसी आयन से टकराएंगे, फिर इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन बदलकर, फिर किसी इस तरीके से वो किसी आयन से टकराएंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके किसी दूसरे आयन से टकराएंगे। ऐसे करते 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 कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं कंडक्टर को, तब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंडम हो जाता है आयन से लगातार टकराने की वजह से। क्यों रैंडम होता है? रैंडम इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है कि वो उसको एक डायरेक्शन में मूव कराए। एज अ रिजल्ट जब इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन से अपनी जर्नी को शुरुआत कर रहा है कुछ समय के बाद वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? इस केस में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। क्या स्पीड 0 के बराबर है? क्या स्पीड 0 के बराबर है? स्पीड 0 के बराबर नहीं है। अरे ये मूव कर रहा है ना, स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ये मूव कर रहा है किसी ना किसी स्पीड से ही मूव कर रहा है। व्हाट अबाउट नेट वेलोसिटी? इस इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी कितनी है भाई? जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इस वजह से अब ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव करने करते 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 वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इनका नेट डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी 0 के बराबर होती है पूरे सिस्टम की। तो आप लिख सकते हैं कि अगर इन केस हम कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन केस हमारा 0 के बराबर है, तो नेट फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये हमारा 0 के बराबर होता है। और आई नेट आपका किसके बराबर होगा? नेट फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? नेट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर करंट 0 है इसका मतलब कि जो नेट चार्ज है ये भी आपका 0 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि नेट चार्ज 0 का मतलब यानी क्या चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं? चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि रैंडम मोशन है इसीलिए किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को आप उठाकर देखेंगे तो जितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो क्यू नेट 0 का मतलब है कि नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसलिए नेट चार्ज 0 है और नेट चार्ज 0 है इसलिए नेट करंट आपका 0 है। यानी आप देख सकते हैं ये पहला कंक्लूजन है कि जब V आपका 0 होगा तो I भी आपका 0 के बराबर होगा। ये आप पहला कंक्लूजन लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टर में जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन कई बार आयन से टकराता है, टकराने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर दूसरे आयन से टकराता है, फिर डायरेक्शन चेंज होती है। ऐसे करते करते इस इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जा रहे हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी 0, स्पीड 0 के बराबर नहीं है।
तो जब नेट वेलोसिटी जीरो है यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो नेट चार्ज है वो आपका जीरो फ्लो कर रहा होगा, यानी जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट उतने ही राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। जब कोई चार्ज ही क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट नहीं फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका जीरो होना चाहिए। यानी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि अगर आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, V जीरो है तो I आपका जीरो के बराबर होता है। चलिए इसे नोट कर लें, फिर हम लोग केस 2 देखते हैं। ये सेकंड केस है बच्चों हमारा कि जब कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है या फिर एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी होती है। तो ये जो छोटा डंडा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का, और जो बड़ा डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। याद कीजिए, अब सपोज करें कि ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है V वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है V वोल्ट। याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक फ्रीडम है कि हम किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस तो आपका किसी पॉइंट पर अगर आप जीरो लेते हैं, सपोज करें जैसे ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, और यहां पर आपने ले लिया मान लीजिए जीरो, ठीक है। तो अगर यहां से Q का पोटेंशियल अगर 10 है और P का पोटेंशियल 12 है, सॉरी उल्टा कह रही है, ये 10 है और ये 12 है, तो इनका डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा। अब अगर मैं इसको मूव करके और Q पे जीरो ले लूं तो यहां पर 2 होगा, अभी भी डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है। तो इसीलिए पोटेंशियल हम किसी भी एक पॉइंट पर जीरो कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि पिछले चैप्टर में हमने इंफिनिटी पे जीरो कंसीडर किया था, लेकिन हमारे ऊपर फ्रीडम है, किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पर पोटेंशियल को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस V के बराबर है, इसलिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका V होना चाहिए। अब अगर इस पॉइंट को मैं सपोज करें कि B कह रहा हूं और इस पॉइंट को अगर मैं A कह रहा हूं, तो B से नेगेटिव टर्मिनल वायर का हमने कनेक्ट कर रखा है, A से पॉजिटिव टर्मिनल वायर का हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो वायर है जिससे हमने बैटरी और कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट किया, इसे हम लोग कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कनेक्टिंग वायर्स। तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम जो स्टडी करेंगे, और अभी नहीं थ्रू आउट चैप्टर हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम लोग कनेक्टिंग वायर्स, जो कनेक्टिंग वायर्स है इसके रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और एक आपने लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, पढ़ा था ना इस लॉ, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन एक आपने 10th में पढ़ा था लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपका रेजिस्टेंस होता है। अब सपोज करें कि ये जो O है, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं C, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं D, और ये हमारा है B। अब मुझे बताइए V यहां पर क्या था बच्चों? V यहां पर पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। अब अगर मैं ये नेगेटिव टर्मिनल और C पॉइंट की बात करूं, तो इन दोनों पॉइंट पे अगर यहां पर पोटेंशियल कुछ है, यहां पर पोटेंशियल कुछ है, यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि ये बीच में कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है, तो R की जगह जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VI, I इंटू जीरो जीरो आ जा रहा है ना। इसका मतलब कि फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और जो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल है वो सेम होगा। किस चीज के लिए? ये हमारा होगा
कनेक्टिंग वायर के लिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर के बराबर होता है, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो कि 0 है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0। क्या इसका मतलब है कि I 0 होगा? नहीं, I 0 नहीं होगा, I करंट तो फ्लो कर ही रहा है, R आपका 0 के बराबर है। तो जब पोटेंशियल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे कनेक्टिंग वायर में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होता है, तो देखिए बैटरी का यहां का पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब बी पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल है वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का जब V है, तो ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो है वो V के बराबर होना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हैं कि बैटरी जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर का 0 है। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होगा। देखिए यहां से सेम वायर यहां तक आ रहे हैं, तो यहां का जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होना चाहिए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, यहां पर पोटेंशियल V है, इसीलिए ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल V है। अब अगर आप इस कंडक्टर में ए और बी एंड को देखें, तो ए एंड आपका V पोटेंशियल पर है और बी एंड आपका 0 पोटेंशियल पर है। तो आपने पढ़ा है कि जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पढ़ा है ना आपने 10th में कि करंट हमारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यानी देखिए जो ए एंड है वो हायर पोटेंशियल पर है और जो बी एंड है वो लोअर पोटेंशियल पर है, तो करंट को ए एंड से बी यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चों? करना चाहिए। अच्छा, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेटअप होगा V/L। ये आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले केस में डिराइव किया था, E इज इक्वल टू V/L। तो इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। ये बात समझिएगा, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो भी चार्जेस यहां पर मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट कुछ चार्जेस आपके पास करने चाहिए। वो तो रैंडम था, इसलिए जितने लेफ्ट से राइट उतने ही राइट से लेफ्ट मूव कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो मोशन रैंडम नहीं रहेगा। इस वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्रॉस सेक्शन के थ्रू कुछ नेट इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, इस वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना चाहिए। अब देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट के फ्लो को कंसीडर करते हैं, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो याद कीजिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन जब आपका कंडक्टर के एब्सेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रखा था, तब आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को आपने फ्लो करते हुए देखा था ना पिछले केस में, तो वापस से यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। लेकिन अब देखिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो थोड़ा सा, मतलब जो चार्जेस का फ्लो है थोड़ा सा आपका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहां से जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये यहां पर आयन से टकरा कर थोड़ा पीछे आएगा, ठीक है, इस तरीके से तो देखिए एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में आपने देखा था तब इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे थे
यहां से मूव किया, आयन से टकराया, इधर मूव किया, आयन से टकराया, इधर मूव किया, आयन से टकराते टकराते वापस से उसी पोजीशन में पहुंच जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि चूंकि आयन के ऊपर कुछ फोर्स लगा है, फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या आप कह लें कि पॉजिट्रॉन के ऊपर, हम लोग तो पॉजिट्रॉन के फ्लो को लेते हैं, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के लगने की वजह से उसका मोशन तो जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन फोर्स लगने की वजह से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ निकलता चला जाएगा, और जब पहले की तरह जब कंप्लीट मोशन कर लेगा तब उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन का देखिए इतना डिस्प्लेसमेंट रहता है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस केस में फोर्स लगने की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अब जीरो के बराबर नहीं, स्पीड तो जीरो के बराबर नहीं ही है, और जो एवरेज वेलोसिटी है इस केस में, जो एवरेज वेलोसिटी है इस केस में वो भी जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आपका कुछ ना कुछ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा इक्वल्स टू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इस एवरेज वेलोसिटी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको आप बकायदा एक टॉपिक है ये हमारा, और एक पूरा लेक्चर लगाकर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक दो क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन कह लें, उनके ऊपर फोर्स लग रहा है जिस वजह से वो आगे की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे, और इस वजह से कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आपको मिली। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स से कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी मिलनी चाहिए। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डेल्टा टी टाइम के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिट्रॉन, अब इसको देखिए मैं जरा यहां पर अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, सारे पॉजिट्रॉन जो पहले यहां पर प्रेजेंट थे वो डेल्टा टी टाइम के बाद शिफ्ट करके अब यहां पहुंच गए। ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। तो अगर यहां पर आप एक क्रॉस सेक्शन बनाएं, फिर ये आगे थोड़ा सा बढ़कर यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, तो यानी आप देख रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू डेल्टा टी टाइम में कुछ नेट फ्लो चार्जेस का है, यानी कि कुछ नेट चार्जेस आपके फ्लो करेंगे। नेट चार्जेस आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इस वजह से कुछ ना कुछ नेट करंट आपका फ्लो करना चाहिए, नेट करंट भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर आप नोट कीजिए, सेकेंड पॉइंट जो नोट करने का है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो के बराबर नहीं है तो करंट भी आपका जीरो के बराबर नहीं है। पहला केस में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट जीरो, और अब आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो तो करंट नॉन जीरो। क्या चार्जेस फ्लो करते करते एक समय के बाद ये इधर आकर खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ये चार्जेस फ्लो करके और यहां पहुंचते हैं, फिर ये वायर इनको उठाकर और वापस से यहां पर रख देते हैं। फिर जितने भी चार्जेस फ्लो करेंगे, जितने भी चार्जेस कनेक्टिंग वायर में आएंगे, बैटरी का काम है कि उनको फिर से वापस से लेफ्ट एंड पर लाकर रख दिया जाए, ताकि एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो जो है चार्ज का वो चलता रहे और आपको कॉन्टिन्यूअस करंट जो है आपको मिलता रहे। तो V और I में एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रहा है कि ये दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। V जीरो तो I जीरो, और V जीरो नहीं है तो I जीरो नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि जब V हमारा कुछ होगा तो I के साथ कैसे रिलेट करेंगे, इन दोनों को किस तरीके का इक्वेशन हमारा बनेगा, ये हम लोग आगे के लेक्चर में जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे वहां पर हम लोग सीखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। आज हम लोग यहीं पर फिलहाल समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नोट करना।